शुरुआत करेंगे शेयर बाजार के साथ, जहां लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी हमने आते हुए देखी है। निफ्टी की बात करें, आज 9,400 का स्तर भी यहां पर छूते हुए हमने देखा है। वहीं बैंक और फाइनेंशियल शेयरों की बात करें तो इनके तरफ से तेजी में योगदान सबसे ज्यादा था। निफ्टी बैंक में आज करीब 600 अंकों की बढ़त हमने आते हुए देखी। लेकिन चलिए, आज का पूरा कारोबारी सत्र कैसा रहा है बाजार में, समझाने के लिए हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सबसे पहले बाजार की अहम बातें आज के ट्रेड की क्या रही, ये बताएं। देखिए, 6 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर आज निफ्टी बंद हुआ है। एक शानदार क्लोजिंग भारतीय बाजारों में देखने को मिली। पूरा क्रेडिट मार्केट की इस तेजी को जाएगा बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस के लिए, जहां पे एक अच्छी खासी तेजी हैवी वेट्स जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन सभी शेयरों में आते हुए दिखाई पड़े और एक जोरदार मूव इनकी बदौलत मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पर लगातार तेजी का जो रुख है वो बना हुआ है और आज भी एक अच्छी तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुए एफएमसीजी और फार्मा स्पेस, जो कि लगातार तेजी में थे, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज स्टार परफॉर्मर रहा इंडसइंड, एक अच्छे नंबर्स के बाद जोरदार मूव 17% के आसपास की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सुमित, इसके अलावा आज किन शेयरों में हमने ज्यादा एक्शन हलचल देखी? सबसे पहला नाम तो इंडसइंड बैंक का ही रहेगा। नंबर्स के बाद करीब 15% से ज्यादा चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। बजाज फाइनेंस दूसरा नाम, लगातार बिकवाली के बाद पुल बैक यहाँ आज के सत्र में देखने को मिला। इसके अलावा एक्सिस बैंक, जो कि नंबर से पहले जहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी लिमिटेड, जहां पर आज कई दिनों के बाद खरीदारी लौटी, एक जोरदार कॉन्ट्रीब्यूशन, करीब 40 अंकों से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उसने निफ्टी की तेजी में आज के लिए दिया। इसके अलावा टॉप लूजर्स में सन फार्मा, जहां पर आज प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके अलावा आईओसी, एनटीपीसी, वेदांता, कुछ ऐसे नाम रहे जहां पर आज प्रॉफिट टेकिंग कुछ हद तक आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में मन्नापुरम एक स्टार परफॉर्मर के तौर पे आज कामकाज कर रहा था। इसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, एम&एम फाइनेंशियल, कुछ और ऐसे नाम है जो कि आज तेजी के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप लूजर्स में आज ग्लेनमार्क, जो कि कल की तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग में रहा। इसके अलावा अदानी पावर, यूनियन बैंक और भारत फोर्ज, कुछ और ऐसे नाम रहे जहां पर थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गेनर्स में टॉप नाम रहा जस्ट डायल का, एक पॉजिटिव खबर का इंपैक्ट और उसके बाद तेजी देखने को मिली। इसके अलावा इक्विटास, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और आरबीएल बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ लूजर्स में आज लुपिन का नाम शुमार रहा सबसे ऊपर, ग्लेनमार्क, बायोकॉन और सन फार्मा, चारों के चारों फार्मा स्पेस के शेयर जहां पर आज प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं आते हुए दिखाई पड़ी। क्लियर कट आज के विनर्स बैंकिंग और एनबीएफसी रहे। तो बैंकिंग गेनर सबसे पहला नाम इंडसइंड का, जिसको फॉलो कर रहा था आरबीएल बैंक। इसके अलावा फेडरल बैंक और बंधन बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एनबीएफसीज में आज टॉप गेनर रहे चोलामंडलम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, इक्विटास, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अब किसी का भी नाम ले लीजिए, एक जोरदार तेजी वहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज केमिकल सेक्टर थीम रहा। सीएनबीसी आवाज पे खरीदारी के लिए बताया भी गया था और पूरे सेक्टर में आज जोरदार तेजी रही। चाहे आप गुजरात अल्कली देखें, आरती इंडस्ट्रीज, जीएचसीएल, अक्षर केमिकल, सब में एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। और आखिरी में जहां पे खबरों का असर रहा, उसमें जेके पेपर, जहां पे बायबैक की खबर के बाद एक जोरदार उछाल, नोवार्टिस पेरेंट की तरफ से एक गाइडेंस को इंक्रीज करना, वो पॉजिटिव रहा। अतुल और आईओएल केमिकल, दो और ऐसी कंपनियां जहां पर खबरों के बीच में एक जोरदार तेजी देखने को मिली, खासतौर से आईओएल केमिकल्स के अंदर। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। इस बीच जब से रिलायंस जियो और फेसबुक की यहाँ पर डील हुई है, तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में जोरदार तेजी हम आती हुई देख रहे हैं। इस बीच एक खबर ये भी है कि 30 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक भी होगी। हमारे सहयोगी यतिन मोहता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम खबरों की अपडेट के साथ। यतिन, रिलायंस के शेयर में 25% उछाल हमने आते हुए देखा है 10 दिन की अगर हम बात करें। आज थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन ये बताएं हमें कि डीलिंग रूम से और मार्केट से किस तरह का व्यू निकल कर आ रहा है स्टॉक पर, और एफबी मतलब फेसबुक और जियो डील पर भी किस तरह का माहौल है? देखिए, ओवरऑल बेसिस पे जो ये फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म्स की डील हुई है, उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 25% जैसे कि आप बता रहे थे कि पिछले 10 दिनों में हमने देखा है कि यहाँ स्टॉक पे जबरदस्त उछाल आया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। फेसबुक 10% हिस्सेदारी खरीदने जाने वाला है फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जो कि 44,000 करोड़ रुपए का टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू बताया जा रहा है। इसके बाद स्टॉक में बहुत जबरदस्त री रेटिंग आई। अगर आप ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबके 1500 से 1800 के टारगेट्स हैं ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। और अप्रैल 30 को बोर्ड बैठक होगी जहां रिजल्ट्स और नतीजे आएंगे।
इसके अलावा राइट्स इशू पर भी बोर्ड डिसीजन लेगा, और अगर बोर्ड अप्रूव करता है राइट्स इशू तो 30 सालों में कम से कम ये पहला राइट्स इशू होगा। तो बहुत दिनों बाद ये राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करने मिलेगा, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर आप बात करें व्यूज की, तो मार्केट में भी व्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं और पॉलिटिकल कम्युनिटी में भी व्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं। खास करके यहाँ एक सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं कोट देना चाहूंगा, जहां इन्होंने ये कहा है कि जो फेसबुक और जियो की डील है वो कमर्शियली सेंसिबल डील है और इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील स्ट्रक्चर हुई है। ये इंडिया को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि 44,000 करोड़ रुपए का एफडीआई आने जा रहा है। इसके अलावा अगर आप अमेजोन और वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का कॉम्बिनेशन देखें, तो अगर चौथा प्लेयर या तीसरा प्लेयर ई कॉमर्स सेगमेंट में आता है, खास करके व्हाट्सएप और रिलायंस रिटेल, तो कॉम्पिटिटिवनेस से कंज्यूमर्स को फायदा होगा। और अगर आप देखें व्हाट्सएप और रिलायंस रिटेल की जो योजना है छोटे किराना व्यापारी को जोड़ने की, तो यहाँ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी मार्केट प्लेस में, व्यापारियों को फायदा होगा, कंज्यूमर्स को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो पॉलिटिकल सर्कल्स भी हेल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें, जो इनका इंटरव्यू था, वहां उन्होंने ये कहा है कि जियो और फेसबुक कंबाइन जो है वो मिलके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करें, क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लोर करें, और जो ट्रांजैक्शन होते हैं इंडिया में इन पे क्रिप्टो करेंसीज का यूज करें, ताकि काला धन या ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो देश में कम हो सके। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे बोले तो जो फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म की ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग करेगा और कंज्यूमर्स और छोटे एमएसएमईज के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी खोलने जा सकता है। शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल्स के लिए, पूरा मामला समझाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैक्स लाइफ में 29% हिस्सा खरीदने की मंजूरी दे दी है और एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ के 55 करोड़ 60 लाख शेयर खरीदेगा। इतना ही नहीं, ये अधिग्रहण जो है वो 6 से 9 महीने में पूरा होगा। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक के पास पहले से मैक्स लाइफ के करीब 2% हिस्सेदारी थी और डील के बाद मैक्स लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल और एक्सिस बैंक के बीच 70-30 के रेशियो का जॉइंट वेंचर होगा। लॉकडाउन 2.0 की डेडलाइन करीब है और ऐसे में लॉकडाउन खुलेगा या फिर इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, इस पर देश में चर्चा हो रही है। लेकिन भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। कुल संख्या अगर हम देखें 29,435 पर पहुंच गई है। इस वक्त देश में कुल 21,632 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 6,868 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना ने अब तक 934 मरीजों की जान ले ली है। अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं। महाराष्ट्र में 8,590 केसेस हैं। महाराष्ट्र के बाद अगर हम देखें तो गुजरात में आंकड़ा सबसे बड़ा है 3,548 का, और उसके बाद राजधानी दिल्ली में 3,108 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश में भी कोरोना मरीज के नंबर बढ़े हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नीति आयोग की बिल्डिंग को सील करना पड़ा है। दरअसल यहां पर डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी को कोरोना हो गया है और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत में रैपिड टेस्ट किट बनने लगेगा। लेकिन चलिए, यहां पर कोरोना अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, जुड़ते हैं उनसे। दिल्ली से दीपाली नंदा, मुंबई से विवेक गुप्ता और गुजरात से मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपाली, आपके पास आएंगे सबसे पहले। तो पूरे देश में अगर हम देखें तो मामला बढ़ ही रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, लेकिन ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? इसके साथ साथ रिकवरी रेट पर भी क्या कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, इस वक्त कुल पॉजिटिव मामलों की बात की जाए तो 29,435 कुल पॉजिटिव मामले हैं देश भर में, और वहीं कोरोना की वजह से 934 लोगों की मौत भी हो गई है। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें कविता, तो इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 22% के पास पहुंच गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 3100 से ज्यादा पॉजिटिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 196 नए मामले आए हैं। मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि आज सुबह ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
हर्षवर्धन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री के साथ करीब 1.5 घंटे तक कोविड-19 सर्विलांस रिव्यू मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से एक अहम जानकारी ये दी गई कि जो एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट है, इसका उत्पादन देश में मई से शुरू हो जाएगा। ICMR से अप्रूवल की जरूरत है। फिलहाल सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और जैसे ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा तो देश में एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट की शुरुआत हो जाएगी। और सरकार का जो टारगेट है कि हर दिन देश भर में करीब 1 लाख टेस्ट किए जाए, इस किट्स के उत्पादन के बाद ये टारगेट पूरा किया जाएगा। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कल ही ICMR की तरफ से सभी राज्यों को ये कहा गया है कि जो चीन से एंटीबॉडी रैपिड किट्स आई थी उन्हें वापस केंद्र सरकार को भेज दे, क्योंकि उसमें तकनीकी दिक्कत के कारण जो नतीजा है वो रिलायबल नहीं है। तो अब सरकार फोकस कर रही है कि जो रैपिड टेस्ट किट्स है उसका देश में ही उत्पादन किया जाए। और जिस तरह से पूरी तैयारी हो गई है, उम्मीद की जा रही है कि 31 मई तक सरकार ये जो टारगेट रखा है कि 1 लाख हर दिन टेस्ट किए जाएं, उसको अचीव करने में कामयाब हो जाएगी। महाराष्ट्र की ओर हम यहाँ पर रुक करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में न सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डेथ्स के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा काफी हलचल है, क्योंकि 11 जमातियों पर हत्या करने की कोशिश का मामला भी दर्ज हो गया है। तमाम डिटेल्स देंगे विवेक गुप्ता। विवेक, बताएं क्या है ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? कविता, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मरकज का आयोजन किया गया था तो सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद ये हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य और शहरों में चले गए थे। तो सभी राज्यों की सरकार ने और सभी राज्यों की पुलिस ने सबसे अनुरोध किया था कि अगर आप मरकज में गए तो खुद ब खुद सामने आए और पुलिस और सरकार की मदद करें और अपना इलाज कराएं। उसको तहत महाराष्ट्र सरकार ने भी काफी ज्यादा गुजारिश की थी कि जो लोग दिल्ली के मरकज में गए वो सामने आए और खुद हेल्प करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार छुपे हुए थे, उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सरकार को महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेनी पड़ी। और महाराष्ट्र पुलिस ने जगह जगह पर छापेमारी भी की थी, जिसमें कई लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ भी गई और कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। लेकिन जो लेटेस्ट मामला आया है वो मुंबई के बांद्रा इलाके का है, जहां पर एक होटल से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कविता, आपको बताना चाहेंगे कि ये 11 लोग सभी लोग विदेशी हैं, इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। इन सबको सबसे पहले 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन करने के बाद इनका मेडिकल टेस्ट कराया गया तो पता चला कि 11 में से जो 10 लोग हैं उनमें से 2 पॉजिटिव हैं, जिनका एक रिजल्ट नेगेटिव आया है जो दोबारा टेस्ट किया गया था, लेकिन एक पॉजिटिव अभी भी है। तो जिसको लेकर अब जो मुंबई पुलिस ने उन्हें बाकायदा एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जो सबसे स्ट्रिंजेंट एक्ट है और जो धाराएं IPC 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर की भी सेक्शन लगाए गए हैं। क्योंकि मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के मरकज से आने के बाद ये मुंबई के कई ऐसे इलाकों में घूमे हैं जहां पर कोविड के जो केसेस काफी ज्यादा है। ये सभी लोग मुंबई के धारावी इलाके में घूमे हैं, गोवंडी इलाके में गए हैं, कुर्ला इलाके में गए, जहां पर इन्होंने अलग अलग मस्जिद में नमाज भी अदा की है। उसको लेकर मुंबई पुलिस ने इन सभी के ऊपर 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस दायर किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के चलते ये तमाम इलाके अभी तक रेड जोन में ही बने हुए हैं। लेकिन चलिए हम गुजरात की ओर रुख करते हैं। मनीष देसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरे राज्य में लगभग 162 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके अलावा सूरत में खासतौर से मजदूरों ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया है। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अगर कहा जाए तो गुजरात में 3548 का आंकड़ा पहुंच चुका है। ये कल शाम का आंकड़ा है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है बुलेटिन, उसका आंकड़ा है। और जो नए पॉजिटिव केस कल के दिन में आए थे उसकी संख्या है 247। अहमदाबाद में जो है इसमें से 197 कुल जो पॉजिटिव केस है कल जो आए थे उसमें से 197 केस अहमदाबाद अकेले में पाए गए हैं। कुल केस जो है अहमदाबाद में 2328 हो चुके हैं और दूसरे नंबर पर है सूरत। लेकिन सूरत में जो कल शाम को मामला, आज सुबह जो मामला हुआ था, इसमें ये बताया जा रहा है कि खजोत इलाका है, वहां पर हीरा बुर्स बन रहा है, डायमंड बुर्स बन रहा है। वहां पर जो काम कर रहे थे मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहां पर आके कुछ और मजदूरों ने हमला कर दिया। इनका दावा ये था कि ये साइट पे पहले वो लोग काम कर रहे थे और अब बाहर से यानी दूसरे जिले से या दूसरे राज्य से ला के लोगों को काम पे लगाया गया है, जिसके कारण उनको भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो इस मामले को लेके वहां पर मजदूरों के बीच में थोड़ी हाथापाई भी हुई थी। कुछ मजदूरों ने वहां पर खड़ी गाड़ियों का कांच शीशा भी तोड़ दिया था। हालांकि पुलिस ने वक्त पर पहुंच के मामला पूरा संभाल दिया। अब जो है वहां पर नॉर्मल सी है।
ऑलराइट मनीष, शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच लॉकडाउन में बिल्कुल ठहर चुकी इकोनॉमी पटरी पर कैसे आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार किस तरह का कोरोना पैकेज लाएगी, आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। इस वक्त स्वास्थ्य सेवाएं बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। एक तरफ जहां कोरोना से निपटने में सारी ताकतें प्रशासन ने झोंक दी हैं, वहीं बाकी बीमारियों का इलाज कराना आजकल जंग जीतने जैसा है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स बंद पड़े हैं। और इस पूरी खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। कोरोना काल में दूसरी बीमारियों का इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं। दिल्ली की स्निग्धा की स्किन की परेशानी लगातार बढ़ रही है, लेकिन वो इलाज कहाँ कराए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मुश्किल ये है कि आसपास के डॉक्टर्स के क्लिनिक बंद हैं। गैर कोविड मरीजों को देखने से हॉस्पिटल इस वक्त मना कर रहे हैं। इस वक्त हेल्थ वर्कर्स का पूरा फोकस कोरोना के ऊपर में है, और जो निजी क्लिनिक्स हुआ करते थे, जो निजी छोटे डॉक्टर्स हुआ करते थे, वो भी इस लॉकडाउन में बंद है। तो हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। फार्मेसी भी हमारे लोकल एरियाज में काफ़ी दूरी पे है, और कोई वाहन ना होने की वजह से तो फार्मेसी तक भी जा करके दवाइयाँ लाना ये भी संभव नहीं हो पाया है। हमने जब तफ्तीश की तो पता चला कि डॉक्टर्स ने कोरोना फैलने की आशंका होने की वजह से क्लिनिक बंद किए हैं। रोहिणी के सेक्टर 18 का ये फिजियोथेरेपी सेंटर आमतौर पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ों का इलाज यहाँ पे होता था। मसलन हड्डियों की बीमारी, जॉइंट पेन्स, इसके अलावा पोलियो, पैरालिसिस, मांसपेशियों में जो दिक्कत होती थी, इस तरह की तमाम चीज़ों का इलाज यहाँ होता था। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और अगर इस वक्त किसी को इन चीज़ों में दिक्कत हो जाए तो उनके पास कोई चारा नहीं है। जो नॉन क्रिटिकल केसेस है वहाँ तो फिर भी लोग किसी न किसी तरह से कोई इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए इस वक्त तो वे कहाँ जाएंगे ये पता नहीं। सिर्फ रोहिणी का यह हाल नहीं है, पूरे देश का यही हाल है, क्योंकि फोकस पूरा इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स पे है। और अधिकतर क्लिनिक्स जो कोरोना से नहीं डील करते हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो जो लोग जिनके पास घर में किसी तरह की इमरजेंसी आ जाएगी उनके पास जाने का कोई चारा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है संडे क्लोज, लेकिन जो स्थिति है वो ये है कि पिछले 1.5 महीने से ये पूरी तरह से बंद है, और कब तक बंद रहेगा इसका कुछ पता नहीं। पीतमपुरा के इस इलाके में भी कई सारे क्लिनिक्स हैं, बच्चों से जुड़े क्लिनिक, आंखों से जुड़ी समस्याओं से जुड़े क्लिनिक, इस तरह के जो क्लिनिक्स हैं ये सारे बंद पड़े हुए हैं पिछले कई दिनों से। और जो दिक्कत आ रही है लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि अगर इस वक्त खासतौर पर अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो जाती है तो वे कहाँ जाएंगे, उसको लेकर कोई जो है समाधान उनके पास नहीं है। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वे काफ़ी महंगे हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अधिकतर लोगों के लिए ये क्लिनिक्स वे जगह हुआ करते थे जहाँ पे वे आराम से इलाज करवा पाते थे, लेकिन इस वक्त पिछले कई दिनों से जो हाल है इन सारे क्लिनिक्स पर ताला लगा हुआ है। कोरोना के खतरे से सभी वाकिफ हैं, लेकिन अगर कैंसर, टीबी और दूसरी बीमारियों के मरीजों को इस वक्त इलाज नहीं मिला तो देश दोहरी मुसीबत में फंस जाएगा। इसीलिए कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना बेहद जरूरी है। दिल्ली से रोहन सिंह के साथ आवाज ब्यूरो। लॉकडाउन खोलने के बाद हो सकता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो जाएं। दरअसल लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम, सोशल डिस्टेंसिंग के ट्रेंड से ऑफिस में कम स्टाफ काम के लिए आएंगे, और इसीलिए बदले हालात में कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें और किराया कम हो सकता है। डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। असीम, ये बताएं कि आखिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के दाम घटने को लेकर ताजा खबर क्या है आपके पास? देखिए, 3 मई के बाद सरकार जो है लॉकडाउन के नियमों में ढील दे सकते हैं, लेकिन ये ढील के साथ कई शर्तें जो जुड़ी होंगी। सबसे पहले तो जो कंपनी है उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जो है वो करना पड़ेगा। कंपनी जो है आधे कर्मचारियों के साथ काम जो है वो कर पाएंगी। कंपनियों को अपने जो आधे कर्मचारियों को घर से ही काम करने का विकल्प जो है वो देना पड़ेगा। कंपनियां अपने अल्टरनेट डेज पर अपने कर्मचारियों को जो है वो बुला सकती हैं। खासतौर पर कि जो अभी जितने भी सेक्टर हैं जो भी घर से काम कर सकते हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत जो है वो भी कर दिया है। करीबन IT
IT सेक्टर के 19 लाख कर्मचारी जो हैं वो पहले से ही घर पे काम जो है वो कर रहे हैं। बाकी कई सेक्टर्स भी इसका विकल्प जो है वो तलाश रहे हैं, खासतौर पर टेलीकॉम सेक्टर है या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज है। जो भी सेक्टर घर से काम कर सकते हैं अपने कर्मचारियों को, उनके लिए विकल्प जो है वो तलाशा जा रहा है, क्योंकि जो कमर्शियल स्पेस है उसकी लागत जो है वो भी बढ़ जाएगी। जो कर्मचारी है उसकी सेफ्टी का ख्याल जो है वो भी रखना पड़ेगा। डिसइंफेक्शन जो ऑफिस का जो है उसको भी जो है वो करना पड़ेगा। तो इसके चलते जो है कमर्शियल स्पेस की डिमांड जो है वो काफी आने वाले दिनों में कम हो सकती है। जो जानकार मानते हैं कि अगले 6 से 8 महीनों के अंदर ये सिचुएशन जो है वो रहने वाली है, जिसके चलते जो कमर्शियल स्पेस है उसकी मांग जो है काफी कम होगी और जो टेनेंट्स हैं उन अपने रेंट्स को जो है अपने जो ओनर्स हैं उसके साथ रीनेगोशिएट जो है वो करेंगे। तो ये वर्क फ्रॉम होम जो है अगले 6 से 8 महीने तक जो है वो रहेगा और खासतौर पे कि कर्मचारी जो है वो घर से काम करेंगे। इसके चलते जो कमर्शियल स्पेस है उसकी डिमांड में भी काफी कमी जो है देखने को मिलेगी। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए असीम। लॉकडाउन से मुसीबत में फंसे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ई-वे बिल की वैलिडिटी 31 मार्च तक बढ़ा सकती है। इससे नेशनल हाईवे राज्यों की सीमाओं पर अटके ट्रक्स की परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन पूरी खबर क्या है समझने विस्तार से हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आलोक, ये बताएं कि ई-वे बिल की जो वैलिडिटी है इसे बढ़ाने को लेकर ताजा अपडेट क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अब कब तक इस पर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है? जी बिल्कुल, ये उन जीएसटी कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जिनके ट्रक्स नेशनल हाईवे स्टेट बॉर्डर पर फंसे पड़े हैं। दरअसल 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जितने भी ई-वे बिल्स इनवैलिड हो रहे थे या एक्सपायर हो रहे थे उनको सरकार ने एक बड़ी राहत दी है और इसका वैलिडिटी बढ़ाकर, जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया जाएगा। यानी कि जो ई-वे बिल इस दरमियान एक्सपायर हो रहे थे उनकी वैलिडिटी आगे भी जारी रहेगी कि इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा और जब ये ट्रक्स मूवमेंट करेंगे तो उनके सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जहां पर उन्हें अधिकारी ये कहेंगे कि आपके पास जो ई-वे बिल पड़ा हुआ है वो एक्सपायर हो चुका है। तो इस समस्या से बचाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने ये एक फैसला किया है, जो हमें सूत्रों से मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इसका एक्सटेंशन 1 महीने तक कर दिया जाएगा और जल्द ही इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टर के लिहाज से, जीएसटी कारोबारियों के लिहाज से काफी अच्छी खबर है कि उनके ई-वे बिल जो कि पिछले जो मार्च अप्रैल के बीच में एक्सपायर हो रहे थे वो एक्सपायर नहीं होंगे, उनकी वैलिडिटी 31 मई तक जारी रहेगी। यानी कुल मिलाकर अब जो वो माल है जो कहीं यहां वहां अटके पड़े हैं उनकी सप्लाई हो सकेगी। तो ये तमाम फैसला जो है सीबीआईसी की तरफ से लिया गया है। और बता दूं कि जो 50,000 से ज्यादा का सप्लाई होता है उसके लिए ई-वे बिल की जरूरत होती है और उसकी कुछ दिनों की वैलिडिटी होती है, लेकिन इसी वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।